नमस्कार। भारत में हर साल मतलब लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं हाथ में डिग्री लेकर। जी बिल्कुल। लेकिन इंडस्ट्री की शिकायत हमेशा एक ही रहती है कि ज्यादातर नौकरी के लिए तैयारी नहीं है। और दशकों से इस समस्या की जड़ हमारी कह सकते हैं उलझी हुई उच्च शिक्षा प्रणाली को माना जाता रहा है। आज हम जिस दस्तावेज पर बात करने वाले हैं वो इसी जड़ पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करने का दावा करता है। सही। हमारे पास विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 का मसौदा है। तो आज की चर्चा का मिशन ये समझना है कि क्या यह बिल वाकई भारतीय शिक्षा के लिए गेम चेंजर हो सकता है, या फिर ये सिर्फ पुराने संस्थानों के नाम बदलने की एक और कोशिश है। हाँ, या इसमें सचमुच कोई नई सोच है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत शायद इस बात से होनी चाहिए कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। सही। जैसा आपने कहा, समस्या तो बहुत पुरानी है। हमारी जो अभी की व्यवस्था है उसमें यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई मतलब इतने सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं। हाँ, बहुत ज्यादा है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज को एआईसीटीई से भी अप्रूवल लेना है और वो जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है उसके लिए यूजीसी के नियम भी मानने हैं। अच्छा। संस्थानों की शिकायत हमेशा यही रहती है कि उनका ज्यादातर वक्त और ऊर्जा बस इन अलग-अलग नियमों का पालन करने में ही निकल जाता है। इनोवेशन की जगह ही नहीं बचती। यानी एक तरह का लाइसेंस राज या इंस्पेक्टर राज शिक्षा में भी चल रहा है। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। और इसी को ठीक करने के लिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब एनईपी में एक लाइट बट टाइट रेगुलेटरी प्रणाली का विचार रखा गया था। लाइट बट टाइट, हल्की लेकिन कड़ी। हाँ, ये बिल उसी विचार को जमीन पर उतारने की पहली ठोस कोशिश है। इसका मूल मंत्र है, संस्थानों को आजादी दो लेकिन उन्हें जवाबदेह भी बनाओ। आजादी और जवाबदेही सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है। तो इस नए सिस्टम का ढांचा कैसा होगा? मैंने सुना है कि ये 4 स्तंभों पर आधारित एक नई संरचना बनाने की बात करता है। हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा बदलाव है। आप कल्पना कीजिए कि एक बड़ी छतरी है जिसके नीचे 3 और मजबूत खंबे हैं। ठीक है। सबसे ऊपर जो छतरी है उसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान या द कमीशन। ये कोई रोजमर्रा के काम में दखल नहीं देगा। अच्छा, तो ये दिन प्रतिदिन के काम नहीं देखेगा? नहीं, इसका काम है बड़ी तस्वीर देखना। भारत को एजुकेशन का ग्लोबल हब कैसे बनाया जाए, उसके लिए 10-20 साल का रोड मैप क्या हो, और जो नीचे की 3 परिषदें हैं उनमें तालमेल कैसे बना रहे। तो ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक ब्रेन या थिंक टैंक हुआ? एकदम सही। आप इसे इस पूरे सिस्टम का थिंक टैंक समझ सकती हैं। ठीक है। तो अधिष्ठान या कमीशन नीतियां बनाएगा, लेकिन असली काम तो वो 3 खंभे या परिषदें करेंगी। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। जो कि इनके काम को बहुत साफ तौर पर बांटा गया है, जो आज की व्यवस्था में तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, यही इस नए ढांचे की असली सोच दिखती है। पहली और शायद सबसे शक्तिशाली परिषद है विकसित भारत शिक्षा विनिमयन परिषद, द रेगुलेटरी काउंसिल। रेगुलेटरी काउंसिल, नाम से ही लग रहा है। हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये भारत में उच्च शिक्षा का मेन रेगुलेटर होगा। इसका काम होगा नियम बनाना और उनका पालन करवाना। तो जो काम आज यूजीसी और एआईसीटी मिलकर करते हैं वो अब अकेले ये परिषद करेगी। हाँ। पर एक मिनट, क्या ये व्यवहारिक है? मेरा मतलब है यूजीसी और एआईसीटी के पास दशकों का संस्थागत ज्ञान है, अपनी अपनी फील्ड की विशेषज्ञता है। क्या एक अकेली नई परिषद रातों रात उस विशेषज्ञता की जगह ले सकती है? वो भी तब जब उसे इंजीनियरिंग से लेकर मानविकी तक सब कुछ संभालना हो। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इस बिल का तर्क ये है कि रेगुलेशन की जो मूल सिद्धांत होते हैं वो एक जैसे होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या आर्ट्स। जैसे वित्तीय पारदर्शिता, छात्रों की शिकायतों का निवारण और धोखाधड़ी को रोकना। ये परिषद इन्हीं मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अच्छा। इसका काम ये तय करना नहीं होगा कि सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। इसका काम ये पक्का करना होगा कि जिस संस्थान में वो कोर्स चल रहा है वो झूठे वादे ना करे, उसके पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वो छात्रों के प्रति जवाबदेह हो। बिल्कुल। समझ गया। तो ये क्या पढ़ाएं से ज्यादा कैसे चलाएं पर फोकस करेगी। एकदम सही। और इसी जवाबदेही को पक्का करने के लिए इसके पास कुछ बहुत स्पष्ट जिम्मेदारियां हैं। सभी संस्थानों के लिए अपनी सारी जानकारी मतलब फाइनेंशियल, एकेडमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर
सब कुछ पब्लिक में डालना अनिवार्य करना। पारदर्शिता। हाँ, शिक्षा के बाजारीकरण को रोकना और भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस के लिए नियम तय करना। ठीक है, तो पहली परिषद नियम कानून का पालन करवाएगी, जो सिस्टम का टाइट हिस्सा है। लेकिन सिर्फ नियमों का पालन करना तो काफी नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता भी तो जरूरी है। सही। यहीं पर शायद दूसरी परिषद की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरी परिषद है विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद या द एक्रेडिटेशन काउंसिल। एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका काम रेगुलेशन से बिल्कुल अलग है। ये संस्थानों को रैंक या ग्रेड देगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये खुद हर कॉलेज में जाकर जांच नहीं करेगी। तो फिर कैसे होगा? यह एक तरह से एक्रेडिटर्स का एक्रेडिटर बनेगी। अच्छा, मतलब ये दूसरी एजेंसीज को मान्यता देगी जो फिर कॉलेजों को मान्यता देंगी? हाँ, ये कई स्वतंत्र मान्यता देने वाली एजेंसियों को पैनल में शामिल करेगी और उनके काम की निगरानी करेगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। ये तो एक बड़ा बदलाव है, लेकिन गुणवत्ता को मापना बहुत मुश्किल काम है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ प्लेसमेंट के आंकड़े या बिल्डिंग का साइज जैसी चीजों को ही नापते रह जाएं और जो असली सीखना है वो पीछे छूट जाए। बिल्कुल। इस समस्या को सीधे तौर पर संबोधित करने की कोशिश करता है। ये साफ कहता है कि मान्यता का ढांचा आउटकम बेस्ड होगा। आउटकम बेस्ड यानी परिणामों पर आधारित। हाँ, इसका मतलब है कि किसी संस्थान को सिर्फ इस आधार पर नहीं परखा जाएगा कि उसके पास कितने कंप्यूटर हैं, बल्कि इस आधार पर कि उसके छात्र असल में क्या सीख रहे हैं, क्या उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं और स्नातक होने के बाद वे क्या हासिल कर रहे हैं। लागू करना मुश्किल होगा, लेकिन सोच तो अच्छी है। बिल्कुल, लागू करना एक चुनौती होगी, लेकिन सोच में यह एक बहुत बड़ा कदम है। और तीसरी परिषद? तीसरी है विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, द स्टैंडर्ड्स काउंसिल। इसका काम ना तो रेगुलेशन है, ना ये एक्रेडिटेशन। तो इसका काम क्या है? इसका काम है अकादमिक बेंचमार्क सेट करना। ये बताएगी कि किसी भी बीए या बीटेक ग्रेजुएट में कम से कम कौन सी क्षमताएं या ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अच्छा, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड। जी। ये क्रेडिट ट्रांसफर और करिकुलम के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क भी बनाएगी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ये फ्रेमवर्क संस्थानों को ये नहीं बताएगा कि क्या पढ़ाना है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये उन्हें एक दायरा देगा जिसके भीतर वो इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरी तरह आजाद होंगे। तो एक परिषद नियम बनाएगी, दूसरी गुणवत्ता परखेगी और तीसरी मानक तय करेगी। कामों का ये बंटवारा मौजूदा खिचड़ी सिस्टम से तो काफी अलग और साफ लगता है। लेकिन इस नई इमारत को बनाने के लिए कुछ पुरानी इमारतों को गिराना भी पड़ेगा, और इस बिल का सबसे विवादास्पद हिस्सा शायद यही है। हाँ, और यही इस सुधार का सबसे क्रांतिकारी पहलू भी है। ये विधेयक साफ तौर पर 3 मौजूदा अधिनियमों को खत्म करने का प्रस्ताव करता है। कौन कौन से? यूजीसी एक्ट 1956, एआईसीटीई एक्ट 1987 और एनसीटीई एक्ट 1993। मतलब? इसका सीधा मतलब है कि ये तीनों बड़े और शक्तिशाली निकाय भंग कर दिए जाएंगे। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई तीनों खत्म। ये एक बहुत बड़ा कदम है। यूजीसी सिर्फ एक नियामक नहीं था, वो दशकों से भारत में रिसर्च को फंड भी करता रहा है। जी। क्या इस नए ढांचे में उस भूमिका के लिए कोई जगह है, या हम सिर्फ रेगुलेशन पर ही ध्यान दे रहे हैं और रिसर्च फंडिंग जैसा जरूरी काम पीछे छूट जाएगा? ये चिंता जायज है। बिल में सीधे तौर पर रिसर्च फंडिंग की बात नहीं की गई है, क्योंकि एनईपी 2020 में उसके लिए एक अलग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ बनाने का प्रस्ताव है। अच्छा, तो वो काम एनआरएफ करेगा? हाँ, ये बिल पूरी तरह से रेगुलेटरी आर्किटेक्चर पर केंद्रित है। लेकिन आपका सवाल फिर भी प्रासंगिक है। इन निकायों के भंग होने से एक शून्य तो पैदा होगा। बिल्कुल। इस बिल के निर्माताओं का मानना है कि एक ही संस्था का रेगुलेटर और प्रमोटर दोनों होना एक तरह से हितों का टकराव पैदा करता है। ये बात भी सही है। इसलिए उन्होंने इन भूमिकाओं को अलग कर दिया है। रेगुलेशन का काम ये नया सिस्टम करेगा और रिसर्च प्रमोशन का काम एनआरएफ। फिर भी इन संस्थानों में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों और उनकी अरबों की संपत्ति का क्या होगा? क्या वो सब एक झटके में खत्म हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और बिल में इसका जवाब दिया गया है। इसके लिए एक पूरा सेक्शन, धारा 55, इसी ट्रांजिशन को समर्पित है। अच्छा, क्या कहता है वो? उसमें साफ लिखा है कि इन निकायों के सभी नियमित कर्मचारी और उनकी चल और अचल संपत्ति नए अधिष्ठान या उसकी परिषदों में स्थानांतरित हो जाएंगी। मतलब
उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी? जी, उनकी नौकरी की शर्तें, वेतन और बाकी लाभ पहले जैसे ही रहेंगे, ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान ना हो। और उन अध्यक्षों और सदस्यों का क्या होगा जो इन संस्थानों को चला रहे हैं? उनके लिए भी एक प्रावधान है। भंग होने पर इन निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों को, जिनका कार्यकाल समय से पहले खत्म हो जाएगा, उन्हें 3 महीने तक के वेतन और भत्ते का मुआवजा दिया जाएगा। ताकि बदलाव की प्रक्रिया थोड़ी सुचारू हो। हाँ, जितनी हो सके उतनी सुचारू और निष्पक्ष। चलिए अब उस टाइट फिलॉसफी पर वापस आते हैं। नियम तोड़ने वालों के लिए सजा क्या है? क्योंकि बिना सजा के नियम सिर्फ सुझाव बनकर रह जाते हैं। विधेयक इस मामले में बहुत सख्त है। धारा 33 में दंड का पूरा ब्यौरा है। पहली बार कोई छोटा मोटा उल्लंघन करने पर किसी संस्थान पर कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। 10 लाख? ये एक बड़ी रकम है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। कई शिक्षाविदों का तर्क है कि इस तरह का जुर्माना अंत में तो छात्रों की फीस पर ही बोझ डालेगा। इस बिल में यह साफ नहीं है कि जवाबदेही मैनेजमेंट की होगी या पूरे संस्थान की। ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल सीधे तौर पर यह नहीं बताता कि जुर्माना कौन भरेगा, लेकिन इसका इरादा साफ है, संस्थानों को नियमों को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करना। और ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद भी कुछ है। हाँ, अकरदही संस्थान दोबारा उल्लंघन करता है तो जुर्माना कम से कम 30 लाख रुपए होगा। 30 लाख? और साथ ही रेगुलेटरी काउंसिल उल्लंघन के लिए जिम्मेदार मैनेजमेंट के लोगों को पद से हटाने की सिफारिश कर सकती है या संस्थान की स्वायत्तता को कम कर सकती है। और अगर कोई संस्थान आदतन नियम तोड़ता रहे तो, मतलब बार बार? लगातार उल्लंघन के मामले में जुर्माना कम से कम 75 लाख रुपए तक जा सकता है। 75 लाख? जी। इसके अलावा डिग्री देने का अधिकार सस्पेंड किया जा सकता है या सबसे गंभीर स्थिति में संस्थान को बंद करने की सिफारिश भी की जा सकती है। और वो जो बिना मंजूरी के यूनिवर्सिटी खोलकर बैठ जाते हैं, उनका क्या? उनके लिए सजा सबसे कठोर है, कम से कम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना और संस्थान पर तत्काल ताला। ये दंड तो वाकई बहुत कड़े हैं। लेकिन अक्सर जब किसी संस्थान पर कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा पिसते वहां पड़ रहे छात्र, उनका क्या होगा? ये एक ऐसी चिंता है जिसे बिल में जगह दी गई है। धारा 36 में एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। ये कहता है कि किसी भी दंड का छात्रों के हितों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर किसी संस्थान को बंद किया जाता है तो रेगुलेटर को ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां पढ़ रहे छात्रों का भविष्य अधर में ना लटके। शायद उन्हें पास के किसी दूसरे संस्थान में ट्रांसफर करने की व्यवस्था की जाए। ये तो छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास एक शक्तिशाली नया ढांचा है जिसके पास कड़े दंड देने का अधिकार है। ऐसे में ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि इन शक्तिशाली निकायों को चलाएगा कौन? उनकी नियुक्ति कैसे होगी ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रह सकें? नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। सबसे ऊपर अधिष्ठान के अध्यक्ष की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और परिषदों के अध्यक्ष? तीनों परिषदों के अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति एक खोज सह चयन समिति, मतलब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों पर होगी। लेकिन एक मिनट, इस सर्च कमेटी में कौन लोग होंगे? अक्सर ऐसी कमेटियों में सरकार का दबदबा रहता है। क्या इससे इन निकायों की स्वायत्तता असल में बढ़ेगी या और घटेगी, क्योंकि सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाएगी? ये इस बिल की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। सर्च कमेटी में केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 विशेषज्ञ होंगे और उच्च शिक्षा सचिव इसके सदस्य होंगे। तो आलोचकों की बात में दम है। हाँ, आलोचकों का कहना है कि ये केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा नियंत्रण देता है। हालांकि बिल इसके जवाब में पारदर्शिता के कुछ कड़े नियम भी लाता है। जैसे कि धारा 25। ये एक बहुत जरूरी प्रावधान है। इसके तहत अधिष्ठान और परिषदों के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद और फिर हर साल अपने सभी वित्तीय या अन्य हितों की घोषणा करनी होगी। अच्छा, मतलब उन्हें बताना होगा कि उनका किसी और संस्थान या बिजनेस में कोई हिस्सेदारी तो नहीं है। जी बिल्कुल, ताकि हितों का टकराव ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानकारी छिपाई नहीं जाएगी। नहीं, ये घोषणा सार्वजनिक डोमेन में रखी जाएगी, जिसे कोई भी देख सकता है। ये जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक बड़ा कदम है। ये तो अच्छा है। इसके अलावा एक और कड़ा नियम है। अक्सर बड़े पदों पर रहे लोग रिटायर होने के तुरंत बाद निजी क्षेत्र में उन्हीं कंपनियों से जुड़ जाते हैं जिन्हें वे पहले रेगुलेट करते थे। हाँ, एक कूलिंग ऑफ पीरियड की बात हमेशा होती है। इस बिल में वो भी है। धारा 26 के मुताबिक
अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य अपना पद छोड़ने के बाद 2 साल तक अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई भी निजी रोजगार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर सरकारी पदों पर जा सकते हैं। हाँ, ये प्रतिबंध सरकारी पदों पर लागू नहीं होता। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान भविष्य में किसी निजी लाभ की उम्मीद में कोई अनुचित फैसला न ले। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। ये विधेयक भारतीय उच्च शिक्षा के पूरे रेगुलेटरी ढांचे को गिराकर एक नया 4 मंजिला ढांचा बनाने का प्रस्ताव करता है। ये दशकों पुराने यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को खत्म कर एक रणनीतिक कमीशन और उसके नीचे रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और स्टैंडर्ड्स के लिए 3 अलग-अलग परिषदें बनाएगा। जी। इसका पूरा जोर संस्थानों को ज्यादा आजादी देने पर है, लेकिन साथ ही पारदर्शिता और सख्त जवाबदेही की शर्त भी है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। यह बिल एक विस्तृत क्या और कैसे का खाका तो तैयार करता है, लेकिन मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। यह बिल संस्थानों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता देने का वादा करता है। असली सवाल ये होगा कि क्या हमारे संस्थान इस आजादी को संभालने के लिए तैयार हैं? बहुत बड़ा सवाल है। दशकों से उनकी संस्कृति सिर्फ नियमों का पालन करने और इंस्पेक्टरों को खुश रखने की रही है। क्या वे इस मानसिकता से बाहर निकलकर वास्तविक अकादमिक इनोवेशन और गुणवत्ता की संस्कृति को अपना पाएंगे? क्योंकि अगर नहीं अपना पाए तो क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो ये लाइट बट टाइट फ्रेमवर्क बहुत जल्दी हेवी एंड कंफ्यूजिंग बन सकता है। इस बिल की कागजी सफलता तो तय लग रही है, पर इसकी वास्तविक सफलता वो इसी सांस्कृतिक बदलाव पर निर्भर करेगी।